आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा और इलेक्ट्रिकल वर्क डन देखा और साथ में इलेक्ट्रिकल पावर के डिफिनीशन और उसके जितने भी फार्मूलाज हैं उसके बारे में स्टडी किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उस समय बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, बट एक्चुअली में अगर हम लोग अपने डेली लाइफ की बात करें, जो हमारा कमर्शियल घर में मीटर का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो एनर्जी उसमें जूल में नहीं लिखा होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें आपको यूनिट में आता है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 1 मंथ का आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। यूनिट आता है, बिल तो नहीं बोलेंगे, उसके हिसाब से रेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अभी 1 यूनिट, 2 यूनिट किसे कहते हैं हम लोग? एक्चुअली में हम तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब जो एनर्जी हम घर में यूज़ करते हैं वो एनर्जी का हमको बिल देना पड़ता है। तो ये जो यूनिट है जो यूज़ होता है हमारे जनरल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जब हम यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। और हमारे पास टोटल 2 तरह के कमर्शियल यूनिट होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग वाट आर या फिर वोल्ट एम्पियर आर, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग किलो वाट आर और किलो वोल्ट एम्पियर आर। दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। और 1 वाट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल एंड 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो हमारे पास है कमर्शियल यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फर्स्ट यूनिट हमारे पास है वाट आर, WH, और इसी वाट आर को हम लोग वोल्ट एम्पियर आर भी कहते हैं। वाट आर एंड वाट एम्पियर आर क्या होता है वाट आर? तो वाट आर कैसे कहते हैं? तो वाट आर एक्चुअली में ये यूनिट है एनर्जी का। पहले ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन ले लेंगे आप। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर इज़ द यूनिट ऑफ पावर और एनर्जी, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे डिफाइन करेंगे 1 वाट आर एनर्जी को? तो हम लोग डिफाइन कुछ ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई अप्लायंसेज है जो जिसका पावर 1 वाट हो और अगर उसको हम 1 आवर तक यूज़ करें तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा उसे हम लोग कहते हैं वाट आवर। तो डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed is said to be 1 watt hour if an appliance of power 1 watt is used for 1 hour। अगर कोई अप्लायंसेस जिसका पावर 1 वाट हो, अगर उसको 1 घंटे तक आप यूज़ करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम होगा, उस एनर्जी को बोलेंगे 1 वाट आवर। तो 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 1 आवर तक यूज़ करेंगे। तो वाट को तो वाट छोड़ देंगे और आर को अगर हम लोग इस ऐसा यूनिट में लें तो ये सेकंड होता है। तो आर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60 सेकंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3600 वाट इंटू सेकेंड, और ये वाट इंटू सेकेंड एक्चुअली में क्या है? जूल है, जूल। यानी 1 वाट आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 वाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल। आप यहाँ ध्यान देंगे, आपने पढ़ा है पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम। तो पावर का यूनिट होता है वाट, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का होता है सेकंड। तो अगर तुमको यहाँ जूल का यूनिट निकालने जाए तो जूल इक्विवेलेंट होगा वाट इंटू सेकंड के, इसीलिए मैंने यहाँ वाट इंटू सेकंड को जूल लिखा है। क्योंकि पावर का फार्मूला ये भी होता है कि वर्क डन का फार्मूला ये भी होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का, कि वो पावर इंटू टाइम के बराबर होता है। चलिए, तो इसका मतलब 1 वाट आवर जो होता है वो बराबर होता है 3600 आर के। सेकंड नंबर आपके पास जो यूनिट है वो है किलो वाट आवर। नाम से मालूम पड़ता है कि ये थोड़ा इससे बड़ा यूनिट है। वाट आवर एंड किलो वाट आवर। किलो वाट आवर डिनोट कैसे करते हैं? किलो वाट आवर, या फिर जिसको हम बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर आर। किलो वोल्ट एम्पियर आर डिनोट कैसे करते हैं किलो वोल्ट एम्पियर आर को? देखो नाम से है किलो वोल्ट, तो पहले के
फिर वोल्ट, फिर एम्पियर, आर। और इसी का एक कॉमन नेम और भी होता है जिसको हम लोग BOT बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT, बोर्ड ऑफ BOARD, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या फिर नॉर्मली हम लोग इसको लैंग्वेज में यूनिट बोलते हैं। जब आप घर में सुनते हो ना, आपका बिजली का बिल 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, 100 यूनिट है, एक्चुअली में वो BOT होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है, या फिर किलो वोल्ट एम्पियर आर होता है, या फिर किलो वाट आर होता है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जैसे मैंने ऊपर वाले को डिफाइन किया, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर इफ एन अप्लायंसेस ऑफ पावर 1000 वाट और 1 किलोवाट इज यूज फॉर 1 आवर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड is said to be 1 kilowatt hour if an appliance, जरूरी नहीं कि एक ही अप्लायंस हो, बहुत सारे अप्लायंसेज आपस में मिलकर ही पावर कंज्यूम अगर 1 किलोवाट आवर करते हैं तो वो इसके अंदर आ जाएगा। इफ़ एन अप्लायंस ऑफ पावर 1000 वाट या फिर इसको हम बोलेंगे 1 किलोवाट इज़ यूज फॉर 1 आवर। अगर उसको 1 आवर के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब अगर 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो ये 1000 वाट हो जाएगा, इंटू इसको करेंगे 36, आर को सेकंड में करेंगे 3600 सेकंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 36 पे 50 हो जाएगा, वाट इंटू आर। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको यहाँ पॉइंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट डालने के लिए, यहाँ अगर पॉइंट डालना है तो इसको 1 पे पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिजिट कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ 2 5, सॉरी 1 0 और पड़ेगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट डालना है तो नीचे में 1 पे 6 0 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं, ऊपर भी 1 पे 6 0 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये वाट इंटू सेकंड जो होता है वो जूल होता है। तो इससे अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू, और ये 1 पे 6 0 है, इसका मतलब 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज़ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है। एक हम लोगों का है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक होगा, और अलॉन्ग विद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो फिनोमेना पढ़ा, अगर उसके बारे में बात करें तो छोटे क्लासेस में स्टैंडर्ड 8 में आपने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो स्प्लिट हो जाता है अपने आयंस में। इस टाइप के फिनोमेना को और या इफ़ेक्ट को हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का आज हम लोग पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट इफेक्ट, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आपके पास कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ सम रेजिस्टेंस। जैसे आप उस कंडक्टर से करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करोगे, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा, वो इलेक्ट्रिकल करंट जो होगा, वो उसको रेजिस्टेंस जो होगा वो हिंडर पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कराओगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट डिसिपेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब सपोज करो कि आपने जितना भी एनर्जी उसके अंदर दिया था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें से कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा यूज़फुल फॉर्म में, और कुछ अदर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में। हीट, चूँकि अगर आप हीट लेना चाहते हो तो वो हीट आपका यूज़फुल हो जाएगा, और अदर जो एनर्जी है वो आपका वेस्टेज हो जाएगा। जनरली हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। इट मीन्स जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करेंगे तो वो कंडक्टर हीट होने लगेगा कुछ समय के बाद। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे, जिसमें जब किसी कंडक्टर से करंट पास करेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। बट हाल फिलहाल के लिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। हीटिंग इफेक्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू हाईली रेजिस्टिव और हाई रेजिस्टिव कंडक्टर रेजिस्टिव हो, इट बिकम्स हॉट, वो हॉट होने लगेगा, एंड प्रोड्यूसेस हीट। हीट जो प्रोड्यूस होगा एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, जो पार्शियली कन्वर्ट हो जाएगा यूज़फुल फॉर्म में, पार्शियली कन्वर्ट इनटू यूज़फुल फॉर्म, एंड पार्शियल इनटू हीट
एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो कन्वर्ट हुआ है जो यूज़फुल एनर्जी है उस फॉर्म में और हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो इस फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब चूंकि किसी भी कंडक्टर से आप करंट पास करोगे, अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस हाई है तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा। अब इस हीट निकालने के लिए कुछ हमारे पास फार्मूला भी होना चाहिए, कुछ मैथमेटिकल फार्मूला भी होना चाहिए। तो सबसे पहले जूल्स ने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, तो कैलकुलेट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली ये जो इन्होंने जो लॉ दिया था, स्टेटमेंट लिखा था, वो सिर्फ जूल्स ने अकेले नहीं दिया था, उनके साथ लेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने, एमिली लेंस इनका नाम था, इन्होंने दिया था। इसीलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पॉपुलरली हम लोग जूल्स लेंस लॉ भी कहते हैं। ओके, तो ये लॉ कहता क्या? इस लॉ के हिसाब से किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब हम करंट पास करते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होता है H, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब हीट प्रोड्यूस H produced in a conductor due to passing of current is directly proportional to square of current. It means H, that is heat produced in a conductor, is proportional to I square. इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स H is proportional to R. एज वेल एज इन्होंने कहा कि जितना देर करंट पास करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इनका मानना था कि ये ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, जो हीट प्रोड्यूस होता है ड्यूरेशन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि कितना देर करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है। जितना ज़्यादा देर तक करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर हीट जनरेट होगा। अगर इन तीनों को कंबाइन कर लें तो ऑन कंबाइनिंग वी गेट, कंबाइन करने पे हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब यहाँ से अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो H के जगह पे हम लोग कोई कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट यहाँ पर होता है 1/J, यानी H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT/J। ये एक फार्मूला बनता है जहाँ पर J जो है वेयर J इज़ कांस्टेंट, इस J को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट एंड is called Joule's equivalent of heat. Joule's equivalent of heat और ये J जो है ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ये जो J है ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट पे। तो पहले फिर से सुन लें, H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ये बिल्कुल पहले जैसा फार्मूला है जैसा आपको फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का था, चूँकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हाईली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर, हीट के अंदर। तो हीट और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला भी सेम होता है, इसलिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT/J। यहाँ पर 1/J कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर J जो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं और इस सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। ऐसा की बात करें, इन ऐसा यूनिट में J का वैल्यू जो होता है वो होता है 1 के बराबर, ये J 1 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर H का वैल्यू जो हो जाता है वो होता है I स्क्वायर RT/1, यानी H इज इक्वल टू हो जाता है I स्क्वायर RT। ये हमारा हीट निकालने का फॉर्मूला है। जो हीट आएगा वो जूल में होगा, अगर हम CGS की बात करें तो इन CGS, चूँकि हम जानते हैं CGS यूनिट जो हीट का होता है वो कैलोरी होता है, इसीलिए J का वैल्यू जो होता है वो आपको 4.18 या फिर इसको हम लिखते हैं 4.2 भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है। तो हीट डेसिपेट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT/4.2 और ये जो हीट निकलता है आपको ये कैलोरी में होता है। तो इस तरह ये आपको इस तरह से जूल्स ने मैथमेटिकल फार्मूला दे दिया इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हो, या ये बोले हाईली रेजिस्टिव सर्किट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हमारे डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यूजेज हैं। जैसे हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं, रूम हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं। दिस ऑल वर्क ऑन द फिनोमेना ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। हमारे पास हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर,
इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीजर, ETC। दूसरा जो होता है, जो हम लोग बल्ब देखते हैं 100 वाट का जो पहले बल्ब आया करता था, उस बल्ब में फिलामेंट हुआ करता था। आज तो हमारे पास CFL आता है, बट पहले जो बल्ब आया करता था जिससे आपको येलो कलर की लाइट निकला करती थी, वो एक्चुअली में फिलामेंट बल्ब कहलाता था। तो जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, फिलामेंट के अंदर जो फिलामेंट जब जलता है तो उससे हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये भी फेनोमेना बेस्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चूँकि जो फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन से, और टंगस्टन का रेजिस्टेंस जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, लगभग 3500 333 के आसपास, 333 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब फिलामेंट से जो टंगस्टन का बना होता है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी के फॉर्म में और लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जिससे आपको रोशनी और गर्मी दोनों मिल जाया करती है। तो इट इज़ यूज इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब एज इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल दैट इज टंगस्टन, उसका सिंबल W होता है, विच हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ में यूज़ किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। हमारे घर में जो सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं एक सर्किट के अंदर, वो फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ के अंदर एक वायर होता है जिसको हम लोग फ्यूज़ वायर कहते हैं। फ्यूज़ वायर जनरली हम लोग एलॉय का बनाते हैं, टीन और लीड के एलॉय का। तो अब ये जो एलॉय का बनाते हैं हम लोग फ्यूज़ वायर, जनरली वो फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। चूँकि रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है तो जो हीट डिसिपेट होता है प्रोपोर्शनल होता है I²R के। तो चूँकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए हीट जो प्रोड्यूस होता है वही बहुत ज़्यादा होता है। बट चूँकि जो वायर होता है फ्यूज़ का, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे वो हीट होना स्टार्ट होता है और तो हीट होने पर वो जो वायर होता है आपको फ्यूज़ का वायर, वो मेल्ट हो जाता है। पहले आप सर्किट में जो वायर, जो मेन वायर आपको लगा था उससे पहले ये खुद मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को डैमेज होने से बचा सकता है। It is also used an electrical fuse. The fuse wire has high resistance and low melting point. So when high electric current accidentally flow, generally high current जो flow होता है वो accidentally ही flow होता है। इसको हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, आपको इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ क्या होता है उसके बारे में डिटेल कराएंगे। तो जब एक्सीडेंटली हाई इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से फ्लो होने लगता है तो ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है, चूँकि इसका रेजिस्टेंस तो हाई होता है तो ये हीट बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है और सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। या अदर लैंग्वेज में बोले तो ये दूसरे अप्लायंसेस को बचा लेता है कि वो डैमेज ना हो। अगर ये फ्यूज़ वायर जल्दी मेल्ट ना होगा तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा और जो आपका मेन वायर होगा वो हीट होने लगेगा, प्लास्टिक इंसुलेशन बह के आपके घर का सर्किट या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ख़राब हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये हमारा चैप्टर, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इस तरह से खात्मा हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।